हेलो गाइस, मैं अजय आप सभी का स्वागत करता हूं एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एईसी प्लस में। लास्ट क्लास पे हमने डिस्कस किया था कि कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर की डेफिनेशन डिस्कस की थी, सिस्टम के बारे में देखा था, देन इनपुट डिवाइसेस के एक्सप्लेनेशन देखे थे। आज उसी चीज़ को हम वापस से रिवाइज करते हैं, एक बार ओरली जल्दी जल्दी हम उसे रिवाइज कर लें कि जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था उसमें अगर कोई किसी चीज़ पे अगर डाउट है तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, या कुछ लोग इस क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाए थे तो उनका भी एक रिवीजन हो जाएगा। चलिए तो हम लोग पहले उस चीज़ को कम्प्लीटली रिवाइज कर लें। आपके साथ सारे फैकल्टी मेंबर्स जुड़े हुए हैं, चाहे वो आपका टेक्निकल पार्ट हो चाहे नॉन टेक्निकल पार्ट हो। एईसी की टीम आपके साथ हमेशा से रेडी रही है और हमेशा रेडी रहेगी आपके सिलेक्शन तक, और सिलेक्शन के बाद भी आप लोग की रिक्वायरमेंट अगर रहती है, ज़रूरत पड़ेगी तो आपके साथ हमेशा खड़ी है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर पे देखा था डिवाइसेस के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग कि इनपुट डिवाइस में सबसे इम्पॉर्टेंट डिवाइस थी जो मैंने कहा था आपके लिए, वो है डिवाइस आपकी कीबोर्ड। अब कीबोर्ड की अगर मैं बात करूं तो उससे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन विच मोड कीबोर्ड डेटा एंड ट्रांसफर्ड। इन विच मोड कीबोर्ड डेटा एंड ट्रांसफर्ड, मतलब इसका ये है कि कीबोर्ड डेटा ट्रांसमिट करने के लिए किस मोड का यूज करता है। कीबोर्ड डेटा ट्रांसफर करने के लिए कीबोर्ड डेटा एंड उसे ट्रांसमिशन के लिए किस मोड का यूज कर रहा है भाई, वो तो आपका सिंप्लेक्स मोड। देन सेकंड क्वेश्चन है विच डिवाइस इंटर डेटा इन अ मोस्ट सिक्योर वे। सबसे सिक्योर वे में डेटा इनपुट करने वाली डिवाइस कौन सी है भाई आपकी, तो वो डिवाइस है आपकी लाइट पेन। देन थर्ड क्वेश्चन है आपका नेम डेट टू नेम डेट टू डिवाइस विच साइमल्टेनियसली ऑपरेट एंड इंटर द डेटा एंड सेम टाइम। आपकी वो कौन सी दो डिवाइसेस हैं जो साइमल्टेनियसली ऑपरेट भी हो रही होंगी और साथों साथ आपका डेटा भी इंटर कर रही होंगी, तो वो डिवाइस है आपकी लाइट पेन एंड टच पैड। अब देखिए कि हम लोगों ने कल एक डिवाइस यूज़ की थी लाइट पेन के साथ में। वो डिवाइस कौन सी थी भाई आपकी, जिसके साथ में मैंने कंपैरिजन आप लोगों को बताया था, वो डिवाइस थी आपकी स्टाइलस। अब स्टाइलस का यूज़ मैंने बताया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इसके लिए भी एक डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है। वो डिवाइस कौन सी थी हमारी, तो स्मार्ट बोर्ड। देन इसके बाद हमने डिस्कस किया था बारकोड रीडर। बारकोड रीडर का काम क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। कोई भी प्रोडक्ट अगर, जैसे कि हम लोगों ने अगर मार्केट में अगर जाके अगर किसी भी एक प्रोडक्ट को अगर परचेज किया हुआ है तो उसकी कोई यूनिकली आइडेंटिटी होगी, कोई उसका एक आईडी होगा, ठीक है। तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम किस कोड का यूज कर रहे होते हैं, तो वो कोड होता है हमारा बारकोड रीडर, ठीक। इसी के नेक्स्ट स्टेप है हमारा QRC, इसी का एडवांस वर्जन है बारकोड रीडर का। तो बारकोड रीडर का एडवांस वर्जन कौन सा है भाई हमारा, तो QRC, क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्विक रिस्पॉन्स कोड नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्या कर रहा है, हमें क्विकली रिस्पॉन्स करेगा, फास्टली रिस्पॉन्स करेगा। साथ में इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, तो सबसे ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी है कि सर ये एडवांस वर्जन किसका है, बारकोड रीडर का। तो बारकोड रीडर से कुछ ना कुछ इनहेंस वर्जन के साथ में कुछ ना कुछ इनहेंस फंक्शनैलिटी भी लेकर मार्केट में लॉन्च हुआ होगा, बिल्कुल हाँ। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, जिस भी प्रोडक्ट में बारकोड रीडर है उसमें क्या हो रहा है, वो उसका यूनिकली आइडेंटिफिकेशन कर रहा है। लेकिन जिस भी प्रोडक्ट में क्या है, आपका QR कोड अवेलेबल है, तो वो QR कोड क्या कर रहा है, किस ऑर्गेनाइजेशन का ये प्रोडक्ट है। पहली इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, वो किस ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट है। क्लियर है। अगर हमने किसी प्रोडक्ट पर QR कोड लगाया हुआ है तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज वो क्या बताता है कि सर किस ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट है। उस ऑर्गेनाइजेशन की कंप्लीटली डिटेल बताएगा हमें, प्लस उसका प्राइस बताएगा, प्लस उसमें क्या क्या मटेरियल यूज हुआ है वो सारी चीजें हमें पूरा उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। प्लस उसके साथ में क्या करेगा, QR कोड एट ए टाइम पेमेंट भी एक्सेप्ट करने की क्या रखता है, फंक्शनैलिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो ये QRC कोड में क्या है, ये मल्टी फंक्शनल विंडो बोला जाता है, जिसे मल्टी एक्सेस विंडो जिसे बोला जाता है। वो फंक्शनैलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है भाई आपके लिए, तो वो कोड है आपका QR कोड,
ठीक है। देन एक टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाता है, सर बारकोड एंड क्यूआर कोड में क्या डिफरेंस है? तो सर बारकोड क्या है आपका, 1 डायमेंशनल है, और क्यूआर कोड कैसा है आपका, तो 2 डायमेंशनल है। क्लियर है यहाँ तक? देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ऑब्लिक रिकॉग्नाइजेशन। ये क्या होता है भाई आपका? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर का मतलब है, जैसे कि आपके सामने में एक विंडो दिख रही है, एक आइकन दिख रहा है, जिसमें मैंने क्या बनाए हुए हैं, कुछ बबल्स बनाए हुए हैं और कुछ आपके अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। तो जो अल्फ़ाबेट रीड करने वाला जो आपकी OMR शीट पे रहेगा, वो जो पॉइंट रहेगा आपका, उसे रीड करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज़ करेंगे हम लोग? तो वो डिवाइस होगी आपकी OCR। देन जो उससे रिलेटेड जो हम लोग उस सीट पे बबल्स फिल कर रहे होते हैं, उसके लिए जो डिवाइस हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, वो डिवाइस कौन सी है भाई आपकी? तो वो डिवाइस रहेगी आपकी OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर का काम क्या है? OMR सीट पर जो उससे रिलेटेड या अल्फ़ाबेट या न्यूमेरिक से रिलेटेड जो बबल्स फिल कर रहे होते हैं हम लोग, उस बबलिंग को रीड करने के लिए जो डिवाइस हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, वो डिवाइस कौन सी है हमारी? OMR। क्लियर है यहाँ तक आपको? देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा MCR, मैग्नेटिक कार्ड रीडर। मैग्नेटिक कार्ड रीडर मैंने आपको कल ही बताया था कि ये पार्सनली इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा और आप लोगों से क्या करेगा? पार्सली डेटा भी क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। क्लियर है? हम लोगों ने ATM कार्ड को कहीं पे भी अगर स्वैप किया हुआ है, चाहे ATM मशीन हो या स्वैप मशीन हो, तो हमसे वो हमारी इंफॉर्मेशन लेता है, लेकिन किस ऑर्डर में? पार्सली ऑर्डर में। मतलब कि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हमसे वो ले रहा है। ओनली वेरिफिकेशन वाले पॉइंट के लिए हम लोग एक डिवाइस यूज कर रहे होते हैं। वो डिवाइस कौन सी है आपकी? तो मैग्नेटिक कार्ड रीडर। क्लियर है? आप लोग ATM देखते हैं, ATM कार्ड आप लोगों के पास अवेलेबल होगा, तो उस पर देखिएगा बैक साइड पर एक मैग्नेटिक की ब्लैक स्टिकिंग लगी होती है। वो स्टिकिंग किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है आपकी? तो MCR डिवाइस को। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट था हमारा MICR। MICR मैंने कल अच्छा खासा एग्जांपल दिया था इससे रिलेटेड, कि अगर हमें 20,000 से अबव अगर कहीं पे पेमेंट करनी है, तो हम लोग किस मोड का यूज़ करें? या तो डिजिटली मोड आप गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह यूज़ करें, या अदरवाइज आप लोग क्या करते हैं? सबसे सिक्योर वे होता है आपका चेक मोड। तो चेक नंबर रीड करने के लिए किस डिवाइस का यूज़ किया जाता है? तो वो डिवाइस है हमारी MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। देन इसके बाद नेक्स्ट डिवाइस है हमारी स्कैनर। स्कैनर का यूज़ किस पर्पज़ के लिए कर रहे होते हैं हम लोग? तो स्कैनर का यूज़ हम लोग कर रहे होते हैं सर, हार्ड कॉपी को किस कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए? सॉफ्ट कॉपी में। जो कॉपी हम फिजिकली टच कर पा रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए आपकी जो नोटबुक होती है, उसे हम फिजिकली टच कर पा रहे होते हैं, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? आपकी हार्ड कॉपी। एंड सॉफ्ट कॉपी क्या होती है? कि अगर मैंने उसे किसी कैम स्कैनर के थ्रू या नॉर्मल स्कैनर के थ्रू मैंने अगर उसे स्कैन कर लिया है और वो चीज़ें हमारी किस पर आ गई हैं? किसी डिवाइस पर अवेलेबल है, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? आपकी सॉफ्ट कॉपी। देन स्कैनर की आपसे यूनिट भी पूछी जाती है, तो स्कैनर की यूनिट क्या होती है आपकी? पिक्सल पर इंचेस। पिक्सल पर इंचेस। अब पिक्सल क्या होते हैं सर ये आपके? तो आपके मॉनिटर स्क्रीन में जो डॉटेड डॉटेड जो सिंबल होते हैं, छोटे छोटे से आइकन होते हैं, उसे हम लोग बोल रहे होते हैं क्या? पिक्सल। तो जो आपका डेटा हार्ड कॉपी से जो सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट हुआ, वो किस किस ऑर्डर पे गया आपका? तो पिक्सल पिक्सल के कॉम्बिनेशन से आपकी एक इमेज बनती है, वो इमेज कहलाती है आपकी कौन सी? सॉफ्ट कॉपी। तो उसके लिए हमें अगर उसे मेजरमेंट करना होता है, तो उसके लिए हम लोग किसके थ्रू मेजरमेंट करते हैं? तो PPI, पिक्सल पर इंचेस के थ्रू। यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलिए, नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का काम क्या होता है? टू कन्वर्ट साउंड सिग्नल टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। साउंड सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं भाई आप लोग? इलेक्ट्रिक सिग्नल में अगर कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग डिवाइस यूज कर रहे होते हैं। वो डिवाइस कौन सी है हमारी? तो वो डिवाइस होगी आपकी माइक्रोफोन। नेक्स्ट डिवाइस है आपकी वेब कैमरा। तो वेब कैमरा का काम मैंने कल आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था इस चीज़ को, कि सर वेब कैमरा का काम क्या है? डेटा को कैप्चर करना। किस फॉर्म में? तो इमेज के फॉर्म में। ठीक है। टच पैड एंड टच स्क्रीन। टच पैड और टच स्क्रीन ये मैंने कल भी आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, बस ओरली हम लोग आज एक बार रिवाइज कर रहे हैं चीज़ों को, कि हमारी लास्ट क्लास में अगर किसी की मिस भी हो गई हो, तो उससे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ना ब्रेक हो। ठीक है। तो टच पैड का काम क्या था आपका भाई? आपका
ये वन वे ट्रांसमिशन हमें प्रोवाइड करता है। मतलब अगर एक सिंगल प्लेस पर अगर हमने हमें क्लिक कर दिया है तो हम उसे दोबारा आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि हमने इस प्लेस पे जाकर यहाँ पर ये फंक्शन या एक्शन परफॉर्म किया था। वो मोड कौन सा था या वो ट्रांसमिशन कौन सा था आपका, तो वन वे ट्रांसमिशन। और डिवाइस कौन सी हुई आपकी, टच पैड। ठीक, देन इसके बाद आता है आपका टच स्क्रीन। टच स्क्रीन कैसा है भाई आपका, तो टू वे ट्रांसमिशन। तो कुछ लोगों को लगने लगता है सर कि ये इनपुट डिवाइस भी और आउटपुट डिवाइस भी है। जी नहीं, ये केवल कैसी डिवाइस है आपकी, तो इनपुट डिवाइस है। क्लियर हुआ यहाँ पे आपका। तो टू वे ट्रांसमिशन का मतलब ये है कि अगर टच स्क्रीन पर अगर हमने किसी पॉइंट पे जाके अगर कोई फंक्शन परफॉर्म किया है तो आप लोग बता सकते हैं कि सपोज करें कि अगर मैंने कहीं पे लिखा हुआ है इनपुट डिवाइस मेन हेडिंग है, जैसे ही मैंने इनपुट डिवाइस पे क्लिक किया हुआ है तो उससे रिलेटेड पूरी 17 की 17 मेरे पास क्या आ रही है, उसकी लिस्ट आ रही है कि कितनी इनपुट डिवाइस मार्केट में प्रेजेंटली अवेलेबल है। तो मैं इससे पहले आपको आइडेंटिफाई करके बता सकता हूँ कि मैंने मेन हेडिंग किस पे क्लिक किया था, इनपुट डिवाइस पे। इसलिए ये कैसा ऑर्डर है, कैसा बिहेव कर रहा है यूजर के साथ में आपका, तो टू वे ट्रांसमिशन का, टू वे कम्युनिकेशन का। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं इसे आपका, तो टू वे ट्रांसमिशन मोड वाली डिवाइस बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है आपका इनपुट डिवाइसेस का डिस्क्रिप्शन एंड रिवीजन। ठीक है, अब बात आती है हमारी आउटपुट डिवाइस की। तो मार्केट में प्रेजेंटली कितनी आउटपुट डिवाइसेस अभी रन हो रही हैं आपकी, तो 5 डिवाइसेस जो बेसिकली हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो सेपरेटली मार्केट में यूज़ हो रही हैं, वो डिवाइसेस हैं हमारी। कौन कौन सी हैं, तो फर्स्ट डिवाइस आपकी आती है मॉनिटर, सेकेंड डिवाइस है आपकी स्पीकर, थर्ड डिवाइस है आपकी प्रिंटर, फोर्थ डिवाइस है आपकी यहाँ पर प्लॉटर, और फिफ्थ डिवाइस है आपकी प्रोजेक्टर। आप लोगों ने नॉर्मली आपका मॉनिटर का यूज़ किया हुआ है, स्पीकर का यूज़ करते हैं, प्रिंटर का यूज़ करते हैं, और प्रोजेक्टर का भी यूज़ आप लोगों ने किया हुआ है। क्लासेस पे आप लोग देखते ही हैं कि हम लोग आपका जो डेटा रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं प्रोजेक्टर के थ्रू आपका स्मार्ट बोर्ड पे डिस्प्ले हो रहा होता है। क्लियर है। बस प्लॉटर डिवाइस का यूज़ आप लोगों ने कहीं पे किसी ने सुना होगा लेकिन यूज़ नहीं किया है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या यूज़ होगा आज। तो फर्स्ट डिवाइस है हमारी मॉनिटर। मॉनिटर का यूज़ किस पर्पज़ के लिए कर रहे होते हैं हम लोग, डिस्प्ले करने के लिए। किसी भी चीज़ को अगर हमें डिस्प्ले करना है तो उसके लिए हम लोग कौन सी डिवाइस यूज़ कर रहे होते हैं, वो डिवाइस होती है, या डिस्प्ले जिस पर होता है वो डिवाइस होती है आपकी मॉनिटर। स्पीकर का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल को साउंड सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए। जो आपके फॉर्म में जो आपके पास में अगर नॉर्मली एक सॉन्ग है, अगर सॉन्ग को हमें अगर डिस्प्ले सॉरी सॉन्ग को अगर हमें कहीं पे अगर साउंडिंग एरियाज क्रिएट करना है तो उसके लिए हम लोग एक डिवाइस यूज़ कर रहे होते हैं, वो डिवाइस होती है आपकी स्पीकर। तो हमने इलेक्ट्रिक सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर दिया है, यहाँ पर साउंड सिग्नल में। ठीक है, अब नेक्स्ट डिवाइस आती है आपकी प्रिंटर। प्रिंटर का काम क्या होता है हमारा, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना। सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना। हमारे पास जो लैपटॉप्स हो गए, डेस्कटॉप हो गए, इस पर जो कॉपी होती है वो कॉपी कौन सी होती है हमारी, सॉफ्ट कॉपी। देन जैसे ही हमने कंट्रोल+P किया हुआ है, देन उसके बाद हमारे पास में क्या आती है, एक कॉपी आती है। वो कॉपी कौन सी होती है भाई आपकी, तो वो कॉपी होती है आपकी हार्ड कॉपी। तो इसके लिए हम लोग कन्वर्ट करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, तो वो डिवाइस है हमारी कौन सी, प्रिंटर। अभी मैं ओरली इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देन इसके टाइप्स पे भी आएंगे हम लोग प्रिंटर के। देन उसके बाद आता है आपका प्लॉटर डिवाइस। प्लॉटर डिवाइस का भी बिल्कुल सेम वर्क है, सॉफ्ट कॉपी टू हार्ड कॉपी। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए किस डिवाइस का यूज़ किया जा रहा है, तो यहाँ पे भी हम लोग डिवाइस यूज़ करते हैं प्लॉटर। सर प्रिंटर का भी वही यूज़ है, प्लॉटर का भी सेम यूज़ है, तो सर दोनों में क्या डिफरेंस है। हाँ, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपका क्रिएट होता है कि सर प्रिंटर भी वही काम कर रहा है कि सॉफ्ट कॉपी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, हार्ड कॉपी में, और प्रिंटर भी सेम वर्क कर रहा है कि सॉफ्ट कॉपी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, हार्ड कॉपी में। फिर दोनों में एक्चुअल में डिफरेंस है कहाँ पे, तो टेक्निकल देखा जाए तो दोनों में डिफरेंस ये है कि सर प्रिंटर किस पे वर्क कर रहा है, सर आपका प्री डिफाइंड साइजेस पर। प्री डिफाइंड साइजेस का मतलब ये है कि सर मार्केट पे जैसे सपोज करते हैं कि सब इंजीनियर की डेट फाइनल हुई हमारी एग्जाम की, अब उससे रिलेटेड हमारे पास क्या आया, एक मेल आया या एक नोटिफिकेशन हो गया आउट कि सर आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो सर हमने एडमिट कार्ड जब डाउनलोड करने के लिए जाते हैं तो वो A4 साइज के बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट मोड पे आपका क्या होता है, डाउनलोड हो जाता है क्या आपका एडमिट कार्ड। तब एडमिट कार्ड हमने डाउनलोड किया, उसके बाद कंट्रोल+P किया, तो हमारे पास जो हार्ड कॉपी आई उसका साइज क्या हमने डिसाइड किया क्या, नहीं, ये क्या था आपका प्री डिफाइंड साइज था। मतलब कि कंप्यूटर पर भी क्या होते हैं आपकी प्री डिफाइंड लाइब्रेरी होती हैं जो पहले से बनी बनाई होती हैं और वो सुटेबल होती हैं उस डिवाइस के अकॉर्डिंग।
क्लियर है? क्या कहा मैंने कि प्रिंटर किसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है भाई आपका, प्री डिफाइंड लाइब्रेरी के साइजेस पर। प्री डिफाइंड लाइब्रेरी के साइजेस का मतलब है, एग्जांपल अगर मैं ले लूँ, आप लोगों ने सुना होगा A4 साइज पेपर, लीगल पेपर, A3 साइज पेपर, A2 साइज पेपर, A5 साइज पेपर, ये आप लोगों ने सुने हुए नाम है। ये क्या है सर, आपके प्री डिफाइंड साइजेस हैं जो कि आपकी प्रिंटर की लाइब्रेरी पर ये चीज़ें अवेलेबल हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। लेकिन प्लॉटर इससे जस्ट अपोजिट है। प्लॉटर क्या कह रहा है भाई कि सर आप यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग प्रिंट ना करें, आप लोग की जैसी रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डेटा क्या कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। सपोज करें कि सर मेरे यहाँ पर किसी का बर्थडे है या आपके यहाँ पर किसी एंकल का बर्थडे है। अब उसका अगर बर्थडे है बेबी का, तो हमने क्या किया कि हमारी वॉल पर 6x4 का एक बैनर हैंग करने का प्लेस अवेलेबल है। तो हमने क्या किया, मार्केट गए और एक हैप्पी बर्थडे टू यू का एक बैनर प्रिंट करवाया। तो उसकी साइज किसने डिसाइड की सर, 6x4, ये यूजर ने डिसाइड की। क्यों? क्योंकि सर मेरे घर पे 6x4 के प्लेस का एक स्पेस खाली है, तो मैंने क्या किया, 6x4 का एक बैनर प्रिंट करवा लिया। लेकिन हो सकता है किसी के पास 10x10 का हो, ठीक है। और जैसे कि अगर हमारे नेताओं की बात करें, पॉलिटिशियन की बात करें, तो इनके पास तो स्पेस ही स्पेस है। सही है कि नहीं है? अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कहाँ पर आ गए, बीजेपी में आए। बीजेपी में आए तो उनका लिए एक बड़ा सा बैनर बन गया कि उन्होंने एक पूरी टीम लेकर आए और हमारे एमपी में क्या बन गई, बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई। ठीक है। तो अब गवर्नमेंट बन गई तो उसके लिए किया क्या उन्होंने, एक बड़ा सा साइज का बैनर प्रिंट करवाया और होर्डिंग्स लगवा दी जगह जगह पर। तो उसके लिए भी साइज किसने डिसाइड किया सर, यूजर ने, कि सर 50x50 का एक वेलकम टू बीजेपी पार्टी का एक बैनर बनकर कहाँ लग गया आपका, तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर उन्होंने पोस्ट करवा दिया। तो देखिए इसमें फर्क इतना आ रहा है कि प्रिंटर भी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर रहा है और प्लॉटर भी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर रहा है। बस पॉइंट कहाँ पे है कि सर प्रिंटर प्री डिफाइंड लाइब्रेरी को यूज कर रहा है, और जबकि प्लॉटर किसके लिए कर रहा है काम, आपका किसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, यूजर डिफाइंड साइजेस पे काम कर रहा है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि प्रिंटर और प्लॉटर का वर्क सेम है, बस डिफरेंस कहाँ पे है कि प्रिंटर प्री डिफाइंड साइजेस पे काम कर रहा है और प्लॉटर किस पे कार्य कर रहा है भाई आपका, वो काम कर रहा है यूजर डिफाइंड साइजेस पर। ठीक। अब बात आती है प्रोजेक्टर की। तो प्रोजेक्टर का यूज क्या है सर आपका, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को किस में कन्वर्ट करना, तो लाइट सिग्नल में। हम लोग देखते हैं कि सर हम लोग का जो लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, इस पे कोई कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है। अब कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन ये आप लोगों को कैसे डिस्प्ले हो, तो हम लोग क्या करते हैं, इस पे एक आपकी केबल कनेक्ट कर देते इस पे जाके प्रोजेक्टर में। तो हमारे सिस्टम से जब आपका डेटा ट्रांसमिट हुआ कहाँ पर, प्रोजेक्टर में, तो किस फॉर्म में गया सर आपका, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ठीक है। देन जब वहाँ वहाँ पे जाके कन्वर्ट हुआ और जब आपको बोर्ड पर ये चीज़ें डिस्प्ले हुई तो वो किस फॉर्म में हो रही है भाई आपकी, पे लाइट के फॉर्म में डिस्प्ले हो रही है। तो उसके लिए हम लोग डिवाइस यूज़ कर रहे होते हैं, वो डिवाइस कौन सी है आपकी, तो वो डिवाइस होगी आपकी प्रोजेक्टर। या स्मॉल साइज के डेटा को लार्ज साइज के डेटा में कन्वर्ट करने के लिए भी किस डिवाइस का यूज़ किया जाता है, तो वो डिवाइस कौन सी है भाई आपकी, तो डिवाइस रहेगी आपकी प्रोजेक्टर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। हमने मॉनिटर देख लिया, स्पीकर देख लिया, उसके बाद प्रिंटर देख लिया, प्लॉटर देख लिया और प्रोजेक्टर देख लिया। अब एक क्वेश्चन आ रहा है आपका कि सर फादर ऑफ कंप्यूटर कौन थे आपके, चार्ल्स बेबेज। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि सर फादर ऑफ कंप्यूटर कौन थे आपके, चार्ल्स बेबेज। लेकिन अब थोड़ा सा जनरेशन चेंज हुई है, तो थोड़ा सा हम लोगों ने क्वेश्चन को थोड़ा मॉडरेट करके पूछना स्टार्ट कर दिया है। हमने पूछा ये कि सर चार्ल्स बेबेज के साथ वर्क करने वाले फर्स्ट प्रोग्रामर का नाम बता दीजिए। तो फर्स्ट प्रोग्रामर कौन है भाई आपका, लेडी एडा अगास्टा। लेडी एडा अगास्टा फर्स्ट प्रोग्रामर कौन है आपका जिन्होंने चार्ल्स बेबेज के साथ काम किया हुआ है, तो वो लेडी है कौन सी आपकी, लेडी एडा अगास्टा। कई बार एग्जामिनर इसके नाम में बहुत सारे पार्सली डिफरेंस क्रिएट कर देता है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर एग्जामिनर ने लेडी एडा दिया हुआ है या नॉर्मली एडा दिया हुआ है या एडा अगास्टा दिया हुआ है,
कम्प्लीटली नेम उसका ये है, लेडी एडा अगास्टा, फर्स्ट प्रोग्रामर है ये। हो सकता है एग्जामिनर आपको ब्रेक कर करके ऑप्शन क्रिएट करे, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। एक सिंगल पर्सन ही ये आपके वुमेन पर्सन है, ठीक है, जिनका नाम है, आपका कंप्लीटली नेम है लेडी एडा अगास्टा। क्लियर है? ठीक, ये फर्स्ट प्रोग्रामर थे, फर्स्ट टीममेट थे किसके, जिन्होंने आपके कंप्यूटर को मार्केट में लॉन्च किया, इन्होंने कंप्यूटर बनाया आपका, वो कौन थे आपके, चार्ल्स बेबेज। ठीक है, अब बात आती है कि सर हम लोग मॉनिटर, पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था आउटपुट डिवाइस से मॉनिटर। तो सर मॉनिटर कितने टाइप्स के मार्केट में अवेलेबल हैं अभी तक? तो सर मॉनिटर की अगर मैं बात करूं तो जनरली हम लोग अभी 5 टाइप के मॉनिटर मार्केट में यूज़ कर रहे हैं। 5 टाइप के मार्केट में मॉनिटर अवेलेबल हैं, बिल्कुल हाँ अवेलेबल हैं। पहला मॉनिटर की अगर मैं बात करूँ, CRT, कैथोड रे ट्यूब, ये थर्ड जनरेशन का मॉनिटर है, याद रखिएगा। फर्स्ट जनरेशन में और सेकेंड जनरेशन में कोई डिस्प्ले डिवाइस अवेलेबल नहीं थी। हम लोगों ने डिस्प्ले कब से करना, किस जनरेशन से स्टार्ट किया है, तो जनरेशन थी हमारी थर्ड जनरेशन। ठीक है, कैथोड रे ट्यूब, आप लोगों के घर में देखिएगा बड़ी बड़ी जो टीवियाँ होती थी पहले, यार है कोनिकल शेप में जो टीवियाँ होती थी आपकी, वो कौन सी टीवी होती थी आपकी, CRT। CRT का फुल फॉर्म आप लोग जरूर याद रखें, ज़्यादा डीप में नहीं पूछेगा एग्जाम में आपसे, केवल इनके फुल फॉर्म पूछे जाएंगे, तो फुल फॉर्म जरूर याद रख लीजिए आप लोग। CRT का फुल फॉर्म क्या है आपका, कैथोड रे ट्यूब। देन सेकेंड है आपका TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। देखिए CRT अच्छा खासा मार्केट में रन हो रहा था, लेकिन साइज का काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी उस पर, तो साइज को रिड्यूस किया गया। एक मार्केट में एक और मॉनिटर लॉन्च हुआ TFT, जिसमें कि आपके जो लार्ज साइज था उसको कंप्रेस किया गया और एक मॉनिटर मार्केट में आ गया। वो कौन सा था आपका, TFT, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। देन उसके बाद थोड़ा सा मॉडरेट करके और लेकर आए हम लोग मॉनिटर को, वो मॉनिटर था आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। मतलब कि ये है कि सर CRT अच्छा खासा मार्केट में रन हुआ, CRT में साइज की दिक्कत आ रही थी, तो उसे हमने साइज को रिड्यूस किया, तो कौन सा मॉनिटर मार्केट में लेकर आए हम लोग, TFT। देन TFT में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी। TFT में प्रॉब्लम्स थी क्या, कि आए दिन कहीं कंडेंसर खराब हो जा रहे हैं, कहीं कोई चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, कहीं हीट ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोगों ने क्या किया, उसे क्रिस्टली फॉर्म में लॉन्च किया। वो क्रिस्टली फॉर्म कौन सा था सर हमारा, तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो हमारी जो टीवी या जो मॉनिटर है वो किस फॉर्म में आ गया सर आपका, क्रिस्टल के फॉर्म में। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के फॉर्म में आ गया। देन उसका एडवांस वर्जन फिर मार्केट में लॉन्च हुआ, LED, लाइट एमिटिंग डायोड। तो सर LCD में क्या प्रॉब्लम थी, तो सर LCD में प्रॉब्लम ये थी कि सर हम लोग जब CRT यूज करते थे, TFT यूज करते थे, तो हमारी टीवी लो वोल्टेज में भी वर्क कर लेती थी। करती थी या नहीं करती थी, हाँ करती थी। लेकिन LCD में एक प्रॉब्लम आई सर वोल्टेज की, कि LCD अगर आपके पास कम्प्लीटली जितना वोल्टेज आपकी रिक्वायरमेंट है उतना अगर अवेलेबल है, तो आपकी टीवी कम्प्लीटली फंक्शनिंग परफॉर्म कर पा रही है। लेकिन अगर वोल्टेज अगर डाउन हो रहा है आपका, आपके घर में, या सप्लाई कम हो पा रही है, पावर वोल्टेज नहीं मिल पा रहा है, तो आपका ये मॉनिटर, LCD मॉनिटर प्रॉपरली वर्क या प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। इस वाली प्रॉब्लम को रिमूव करके नया मॉनिटर मार्केट में लॉन्च किया गया। वो मॉनिटर कौन सा था आपका, लाइट एमिटिंग डायोड, जिसमें आपके वोल्टेज की प्रॉब्लम को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया। तो ये पहले जैसे बना दिया गया कि सर अगर लो वोल्टेज भी है तो भी आपका LED पूरा प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म करेगा। देन एक दिक्कत और आई सर इसमें। अब वो दिक्कत क्या थी कि सर हम लोग अगर इसे डिफरेंट डिफरेंट एंगल से अगर देखें, किस टीवी को सर, LED टीवी को अगर डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखें, तो हो सकता था अगर अगर किसी टीवी को अगर हमने इंस्टॉल किया हुआ है किसी वॉल पे और उससे 90 डिग्री कि अगर बिल्कुल सीट में अगर बैठ कर देखते थे हम लोग किसी भी एंगल से, तो कहीं ना कोई एंगल में हमारे साइड में क्या आता था, उसमें ब्लरनेस आती थी, हल्का सा हमारे सामने डेटा कैसा दिखता था, ब्लर के फॉर्म में दिखता था, मतलब क्लियर नहीं था डेटा। मतलब कि इसमें अगर रिजोल्यूशन की बात करूं मैं, तो वो क्लियर नहीं था। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, मार्केट पर एक और मॉनिटर लॉन्च कर दिया। वो मॉनिटर कौन सा है भाई आपका, OLED, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। अब ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड मार्केट में लॉन्च हुआ, जिसे हम लोग नाम दे रहे हैं आजकल कर्व वाली जो टीवी बोलते हैं हम लोग, या प्लाज्मा टीवी जिसे हम लोग बोल रहे हैं, उसमें ये फंक्शनिंग परफॉर्म की जा रही है। तो वो टीवी कैसी है भाई आपकी, कि आप किसी भी एंगल से देखिए उस टीवी में आप लोग, जैसे कि आप लोग थिएटर वगैरह जाते थे, थिएटर वगैरह पे जो आपका पर्दा होता है, उससे आप लोगों को ऐसा तो नहीं है कि सर इस सामने सामने फ्रंट फ्रंट की रो में आप लोगों को दिखाया जाता है,
या स्टेट बिल्कुल बैठे रहते हैं, उन्हीं को बिल्कुल क्लियर दिखा है। आप लोग किसी भी एंगल से उसे देखते हैं उसमें आपको ब्लरनेस नहीं दिखती है, तो वो टीवी कौन सी है भाई आपकी, तो ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये पांचों जो मॉनिटर हैं इनके फुल फॉर्म एब्रीविएशन कंप्लीटली याद कर लें। ठीक, पहला पॉइंट हो गया आपका। दूसरा पॉइंट पूछा जाता है सर किसी भी मॉनिटर का एक्सपेक्ट रेशियो क्या होता है। एक्सपेक्ट रेशियो से मतलब ये है कि सर आपकी जो टीवी है, मान लीजिए कि सर हमने एक 21 इंचेस की टीवी परचेज की, तो सर क्या आपका डेटा पूरे 21 इंचेस पे डिस्प्ले होता है क्या? नहीं, उसमें कुछ ना कुछ स्पेस रह जाती है। ठीक है, अब देखिए कि एक मॉनिटर है, मॉनिटर पर चार आपके पास प्लेसेस हैं, दो वर्टिकल प्लेट लगी हुई हैं और दो हॉरिजॉन्टल प्लेट लगी हुई हैं। तो सर दो वर्टिकल और दो हॉरिजॉन्टल प्लेट के कॉम्बिनेशन से एक फ्रेम क्रिएट हुआ हमारा। तो फ्रेम में देखिएगा कि आप थोड़ी थोड़ी सी बॉर्डर चारों ही पॉइंट पर आपकी अवेलेबल मिलेगी, चारों ही पॉइंट पर थोड़ी थोड़ी प्लेसेस आपकी रिमेनिंग रह जाती हैं, जो कि एक रेशियो को क्रिएट कर रही होती हैं डेटा डिस्प्ले के लिए, डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए, कि आपका डेटा जिस भी रेशियो से आपकी टीवी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है वो रेशियो कहलाता है कौन सा आपका, एक्सपेक्ट रेशियो। डेटा रिप्रेजेंटेशन के लिए एक रेशियो क्रिएट किया जाता है किसी भी मॉनिटर स्क्रीन पर, वो रेशियो कहलाता है आपका एक्सपेक्ट रेशियो। तो इस एग्जाम में पूछा जाता है कि किसी भी मॉनिटर स्क्रीन का बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपेक्ट रेशियो क्या होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सपेक्ट रेशियो होता है सर 16:9। कितना होता है, 16:9। अगर 16:9 अगर ऑप्शन पर अवेलेबल ना हो तो हम लोग फिर किस पर टिक करेंगे भाई आपका, तो 4:3 पर। रीजन क्या है, कितनी वर्टिकल प्लेट थी सर आपकी, 2। हॉरिजेंटल प्लेट कितनी थी सर आपकी, 2। तो पहली चीज हमारी क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है आपकी, हॉरिजेंटल वाले पॉइंट को, और सेकेंड वाली चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है आपकी, वर्टिकल वाले पॉइंट। क्लियर है यहाँ पे। यहाँ पे आपका मॉनिटर हमने देखा कि कितने टाइप्स के मॉनिटर अवेलेबल हैं सर मार्केट में, तो 5 टाइप्स के मॉनिटर अवेलेबल हैं। कौन कौन से, पहला मॉनिटर CRT, सेकेंड TFT, थर्ड LCD, फोर्थ LED और फिफ्थ मॉनिटर कौन सा है भाई आपका, तो OLED। CRT का फुल फॉर्म क्या है आपका, कैथोड रे ट्यूब। TFT का क्या है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। थर्ड है आपका LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। फोर्थ कौन सा है भाई आपका, तो LED, लाइट एमिटिंग डायोड। और फिफ्थ है आपका OLED, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। यहाँ तक क्लियर है सभी को। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट डिवाइस हमने देखी थी प्रिंटर। प्रिंटर की अगर मैं बात करूं तो प्रिंटर को 2 पार्ट्स पे कैटेगराइज किया गया है। 2 पार्ट्स पे कैटेगराइज करने का मतलब है कि सर 2 कैटेगरी बनी हुई है इस पे आपकी। पहली कैटेगरी है आपकी इम्पैक्ट प्रिंटर और सेकंड कैटेगरी है आपकी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो सर इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, हर एक स्टूडेंट कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न वाली कंडीशन क्रिएट हो जाती है उसके सामने कि सर एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है आपसे कि सर इंकजेट प्रिंटर किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो हमें सामने एक प्रॉब्लम आ जाती है कि सर ये इम्पैक्ट है या नॉन इम्पैक्ट है। इसके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक लिखी हुई है, देखिए इम्पैक्ट के बाजू में मैंने लिखा हुआ है DDC और नॉन इम्पैक्ट के बाजू में लिखा हुआ है ब्रैकेट पे ITL। ठीक है, तो हम लोग इससे एक्सप्लेन करते हैं कि प्रिंटर की कैटेगरी में पहले प्रिंटर है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से प्रिंटर आ रहे हैं भाई आपके, तो पहला प्रिंटर आ रहा है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सेकेंड प्रिंटर आ रहा है आपका डेजी व्हील प्रिंटर और थर्ड प्रिंटर आ रहा है सी से आपका चैन एंड बैंड प्रिंटर। ठीक है, तो ये कैटेगरी कंप्लीट हुई आपकी कौन सी, इम्पैक्ट कैटेगरी। नॉन इम्पैक्ट की बात करूं मैं तो इसमें मैंने शॉर्ट ट्रिक लिखी हुई है ITL। ITL मतलब फर्स्ट पॉइंट है आपका इंकजेट। फर्स्ट आई से क्या आ रहा है आपका, इंकजेट प्रिंटर। सेकेंड आ रहा है टी से क्या आ रहा है आपका, ITL, सॉरी ILT हो गया है वो, ITL लिख लीजिएगा उसे, इंकजेट प्रिंटर। सेकेंड है आपका ITL से, टी से आ रहा है आपका थर्मल प्रिंटर और L से आएगा आपका लेज़र प्रिंटर। तो इस टाइप से मैंने आपके लिए ये कि आप लोग कंफ्यूज ना हो कहाँ पे, कि आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये प्रिंटर किस कैटेगरी का है, इसलिए मैंने इसी शॉर्ट ट्रिक इस पर ऐड कर दी है। अब हम लोग सबसे पहले हम लोग आते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में। फर्स्ट प्रिंटर हमने लिखा हुआ है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो प्रिंटिंग यूनिट होती है वो होती है आपकी कैरेक्टर पर सेकेंड, CPS, कैरेक्टर पर सेकेंड। प्रिंटर क्या है भाई आपका, ये किस कैटेगरी का है आपका, इम्पैक्ट कैटेगरी का है। इसकी प्रिंटिंग यूनिट क्या है आपकी, तो कैरेक्टर पर सेकेंड।
इसका ओरिजिनल नाम क्या है सर? आपका ओरिजिनल नेम क्या है इसका? तो कैरेक्टर प्रिंटर की कैटेगरी में इसे रखा जाता है। ठीक है, यूज़ कहाँ हो रहा है इसे? हम लोग यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं? यूज़र कहाँ यूज़ कर पा रहा है भाई इसे? तो रेलवे टिकट्स पे यूज़ कर रहा है, पोस्ट ऑफिस पे आप लोग जाते हैं। रेलवे टिकट्स मतलब ये है कि जब आप लोग रिजर्वेशन काउंटर वगैरह पे जाते हैं तो आपको जो प्रिंट, आपको टिकट जो प्रिंट करके आपको दी जा रही है वो किस प्रिंटर के थ्रू हो रही है? वो डेटा आपका प्रिंट आपका, तो वो हो रहा है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि इसका यूज़ और कहाँ कर रहे हैं सर? तो पोस्ट ऑफिस वगैरह पे आप लोगों ने विजिट किया होगा, तो पोस्ट ऑफिस वगैरह पे हम लोगों ने विजिट किया है, तो उसके लिए भी आप लोग जो टिकटिंग वगैरह मिलती हैं, उस टिकट वगैरह के लिए जो आपका प्रिंटर यूज़ किया जा रहा है वो प्रिंटर कौन सा है आपका? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। ठीक है, इसमें हम लोग टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स बोथ प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड प्रिंटर है आपका डेजिविल प्रिंटर। डेजिविल प्रिंटर की अगर मैं बात करूँ, ये प्रिंटर आप लोगों ने डेजिविल, थोड़ा नाम तो लग रहा है कि अलग सा है, लेकिन हम लोगों ने इसे कुछ और नाम से ज़्यादा अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि सर अगर हमने इसे टाइपराइटर मशीन बोल देना तो हर किसी के माइंड पे आ जाएगा कि हाँ, हम लोग एक ना एक बार कभी ना कभी आपका हाई कोर्ट वगैरह, कोर्ट वगैरह पे देखते हैं कि वो बंदे बैठे रहते हैं जो टाइपराइटर मशीन लेकर बैठे हुए रहते हैं। ठीक है, वो प्रिंटर कौन सा होता है भाई? आपका डेजिविल प्रिंटर होता है वो आपका। ठीक है, तो इसकी भी प्रिंटिंग यूनिट क्या है आपकी? कैरेक्टर पर सेकेंड। इसकी भी प्रिंटिंग यूनिट क्या है आपकी? कैरेक्टर पर सेकेंड। इसका ओरिजिनल नाम की अगर मैं बात करूँ, ओरिजिनल नेम क्या है इसका आपका? तो इसका ओरिजिनल नेम आएगा आपका पेटल प्रिंटर। इसे और किस नाम से बोला जाता है आपका? पेटल प्रिंटर। इम्पैक्ट कैटेगरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दो चीज याद रखें आप, एक तो उसकी प्रिंटिंग यूनिट याद कर लीजिए और एक उसका ओरिजिनल नेम याद कर लीजिए। क्लियर है? एग्जाम में आपको दो ही चीज से हाईलाइट करके पूछी जाती है। पहली चीज क्या पूछी जाती है? उसकी प्रिंटिंग यूनिट क्या है, और दूसरी चीज क्या पूछा जा रहा है उससे आपका? तो उस प्रिंटर का सर ओरिजिनल नेम क्या है? तो ओरिजिनल नेम क्या है भाई इसका आपका? तो पेटल प्रिंटर। ठीक है, लोकल नेम क्या है इसका आपका? तो टाइपराइटर मशीन हम लोग जो बोलते हैं। ठीक है, यूजेस कहाँ है आपका? तो गवर्नमेंट सेक्टर में। लेकिन इस प्रिंटर के थ्रू हम लोग क्या नहीं प्रिंट कर सकते? ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकते, केवल टेक्स्ट प्रिंट कर पाएंगे। क्लियर है? इसके बाद आ रहा है हमारा चैन एंड बैंड प्रिंटर। चैन एंड बैंड प्रिंटर। अब चैन एंड बैंड प्रिंटर नाम से ही समझ में आ रहा है, चैन भी है, बैंड भी लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सर इसका हम लोग क्या करें? पहले प्रिंटिंग यूनिट पता कर लें कहाँ पे, किस उसके थ्रू इसमें डेटा प्रिंट हुआ आपका। इसकी प्रिंटिंग यूनिट है आपकी LPM, लाइन पर मिनट। LPM, लाइन पर मिनट। देन इस प्रिंटर का नाम क्या है सर आपका? तो इस प्रिंटर को हम लोग बोल रहे होते हैं सर ड्रम प्रिंटर। DRUM, ड्रम प्रिंटर। ठीक, यूजेस कहाँ होता है? तो सर हम लोग मॉर्निंग में सुबह सुबह जो न्यूज़पेपर रीड कर रहे होते हैं, उसे प्रिंट करने के लिए किस पेपर का यूज़ किया जाता है सर आपका? तो वो प्रिंटर कौन सा है आपका? तो वो प्रिंटर है आपका चैन एंड बैंड प्रिंटर। क्लियर है? यहाँ तक तो हमने तीन प्रिंटर डिस्कस किए, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डिस्कस किया है, डेजिविल प्रिंटर डिस्कस किया है, और चैन एंड बैंड प्रिंटर डिस्कस किया है। यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है आपकी इम्पैक्ट कैटेगरी। देन सेकंड आता है हमारा नॉन इम्पैक्ट कैटेगरी में। तो नॉन इम्पैक्ट कैटेगरी में फर्स्ट प्रिंटर आता है आपका इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी फास्ट प्रिंटर अगर बोला जाए। क्यों? क्योंकि सर आप लोग अगर कहीं पर टेम्पल पर विजिट करते हैं, सपोज करते हैं कि सर हम लोगों ने भोपाल में विजिट किया हुआ है पीपुल्स मॉल। पीपुल्स मॉल पे अच्छे अच्छे फोटोग्राफी के लिए हमारे पास पे स्पेस अवेलेबल है या नहीं है? अवेलेबल है। ठीक, तो अगर एक ताजमहल के सामने अगर फोटोग्राफी अगर करवाई है, एक फोटोग्राफ खिंचवाया है, तो हमारे पास कितना टाइम है उसे एक्सेप्ट करने के लिए? सर 2 मिनट 3 मिनट। तो उस टाइम के लिए हमारे लिए अगर सबसे फास्टली अगर कोई काम कर रहा है हमारे लिए प्रिंटर, तो वो प्रिंटर कौन सा है भाई आपका? तो वो प्रिंटर है आपका इंकजेट प्रिंटर। तो सबसे पहली चीज़ आएगी इसकी, जैसा इसकी प्रिंटिंग यूनिट तो होगी कोई, हाँ, तो इसकी प्रिंटिंग यूनिट है आपकी LPM, लाइन पर मिनट। ठीक, दूसरी चीज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आपसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ एग्जामिनर अगर कहीं पे हाईलाइट कर रहा होता है चीज़ों को, तो वो चीज़ें कौन सी है आपकी? कि सर इसमें जो डेटा प्रिंट होगा वो किसके थ्रू होगा? तो उस मटेरियल का आपको नाम पता होना चाहिए। तो इंकजेट प्रिंटर में जो डेटा हम लोग प्रिंट कर रहे होते हैं उसमें मटेरियल क्या यूज़ होता है इंकजेट में? तो इंक स्प्रे यूज़ किया जाता है, एक स्प्रे यूज़ किया जाता है।
ठीक है, जिसके थ्रू आपका डेटा क्या हो रहा होता है, प्रिंट हो रहा होता है। देन यूजेस कहाँ पे है इसका आपका, हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं इसे फोटोग्राफी प्रिंटिंग वगैरह के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हुआ आपका। तो इंकजेट प्रिंटर का आप लोगों ने देखा प्रिंट यूनिट क्या है भाई आपका, LPM लाइन पर मिनट। मटेरियल क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग, इंक स्प्रे। और यूजेस क्या है आपका, तो फोटोग्राफी प्रिंटिंग के लिए हम लोग इसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, देन इसके बाद आता है आपका थर्मल प्रिंटर। थर्मल देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, थर्मल वाली चीज़ें कहाँ पे होती थी भाई, थर्मोडायनेमिक्स की अगर बात कर लें हम लोग, तो कहीं ना कहीं ये रिलेट हो रहा होता है किससे, मैकेनिकल ब्रांच से। ठीक है, तो मैकेनिकल ब्रांच से हो रहा है, तो आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है सर मैकेनिकल डिपार्टमेंट का प्रिंटर कौन सा है आपका भाई, तो वो प्रिंटर कौन सा है आपका, थर्मल प्रिंटर है। ठीक, देन प्रिंटिंग यूनिट क्या है सर इसकी, तो प्रिंटिंग यूनिट रहेगी इसकी लाइन पर मिनट। प्रिंटिंग यूनिट क्या है इसकी, लाइन पर मिनट। अब सर हमने नॉन इम्पैक्ट कैटेगरी की बात कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सर थर्मल प्रिंटर में डेटा किसके थ्रू प्रिंट होगा, तो सर किसके थ्रू प्रिंट होगा, इसमें डेटा हम लोग प्रिंट कर रहे होते हैं हीट के थ्रू। अब जैसी ही बात हीट की आती है, तो हम लोग सोचेंगे कि सर हम लोग अगर नॉर्मली अगर पेपर अगर डालते हैं इस पर, तो पेपर का तो पता ही नहीं चलना है। ठीक, और सर इसमें हीट कैसे क्रिएट होगी आपकी, तो सर हीट क्रिएट नहीं होती है इसमें, आजकल आपकी रॉड आती हैं ऐसी चिपें अवेलेबल हैं जो हीट ऑटोमेटिकली क्रिएट कर रही होती हैं आपके डिवाइसेस पर, जिसके थ्रू आपका डेटा प्रिंट हो रहा होता है। वो टाइम मत सोचिएगा आप लोग, वो मैकेनिकल वाले अगर बैठे हैं तो मैकेनिकल वाले ये ना सोचें कि सर हमें कहीं पे बॉयलर लगाना होगा, फिर उससे हम लोग वाटर का उस पर डालेंगे, फिर वो हीट में कन्वर्ट होगा, फिर जाके हमारा डेटा प्रिंट होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप एटीएम वगैरह पे विजिट करते हैं, तो एटीएम मशीन अपने आप में एक थर्मल प्रिंटर है। अब उसमें ये थोड़ी है कि कहीं पे बॉयलर लगा है, कहीं पे पानी डालेंगे फिर वो हीट में कन्वर्ट होगा, फिर हमारे पास में जो रिसिप्ट आएगी वो हीटेड फॉर्म में आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आजकल मार्केट में चिपें अवेलेबल है जो हीट क्रिएट करती हैं, रॉड अवेलेबल है जो कि हमें इसका मेंटेनेंस, हाँ थोड़ा टफ है कि मेंटेनेंस ज़्यादा करना पड़ रहा है, हर 15 डेज पे 20 डेज से हमें वो चीज़ें चेंज करनी होती हैं। लेकिन हाँ, थर्मल प्रिंटर का अच्छा खासा यूज़ है। हम लोग एटीएम मशीन पे देख रहे होते हैं, आपकी स्वैप मशीन वगैरह पे देखते हैं आप लोग, तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग इसके लिए क्या यूज़ कर रहे हैं सर, डेटा प्रिंट करने के लिए हीट यूज़ कर रहे हैं। अब हीट यूज़ कर रहे हैं तो नॉर्मल पेपर इस पर वर्क नहीं करेगा, तो इसलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं सर, आपका स्पेशल पेपर हमें यूज़ करना होता है। तो स्पेशल पेपर कैसा होना चाहिए आपका, केमिकली ट्रीटेड पेपर होगा वो आपका, केमिकली ट्रीटेड पेपर होगा। तो एग्जाम में पूछा जाता है सर उस केमिकल का नाम बताइए, कि जिसमें कि आप लोग थर्मल प्रिंटर में जो केमिकल या जो केमिकली ट्रीटेड पेपर यूज़ करते हैं, उस केमिकल का एग्जाम में पूछा जाता है नाम, तो उस केमिकल का नाम है आपका ल्यूकोडाई। उस केमिकल का नाम क्या है आपका, ल्यूकोडाई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो हमने देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर में 3 प्रिंटर डिस्कस कर लिए हैं, डॉट मैट्रिक्स, डेजीविल, चेन एंड बैंड प्रिंटर। एंड नॉन इम्पैक्ट कैटेगरी हमने डिस्कस किया इंकजेट एंड थर्मल प्रिंटर। और सबसे लास्ट वाला पॉइंट है आपका लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर आप लोग जनरली सभी लोग यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो आप लोग घर में यूज़ कर रहे हों या ऑफिस वगैरह पे यूज़ कर रहे हों। ठीक है, सभी ने यूज़ किया हुआ है लेज़र प्रिंटर। आप अपना एटीएम सॉरी एडमिट कार्ड तब प्रिंट आउट करवाने के लिए जाते हैं मार्केट वगैरह पे, तो जो प्रिंटर आप लोग देख रहे होते हैं वो जनरली कौन सा प्रिंटर होता है, या तो इंकजेट प्रिंटर होगा या तो फिर कौन सा प्रिंटर होगा आपका, लेज़र प्रिंटर होगा। ठीक है, तो उसकी प्रिंटिंग यूनिट की अगर मैं बात करूँ, प्रिंटिंग यूनिट है लेज़र प्रिंटर की कौन सी, PPM, पेज पर मिनट। आप लोगों ने जैसे ही कंट्रोल+P किया हुआ है तो कम्प्लीटली पेज आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, कम्प्लीटली पेज आपका क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। ठीक है, इसके लिए मटेरियल क्या यूज़ होता है सर आपका, तो टोनर पाउडर। हाँ, गर्ल्स खुश ना हो यहाँ पर कि पाउडर की बात आ गई है। ठीक है, पाउडर क्या है आपका, ये टोनर पाउडर है जो कि आपके कॉटेज वगैरह पे कंपोनेंट पर आपका फिल किया जाता है, उसके बाद आपका डेटा प्रिंट हो रहा होता है। ठीक है, देन मैं यूजेस की बात करूँ तो हम लोग जनरल पर्पस में होम या ऑफिस पर्पस के लिए हम लोग इस प्रिंटर का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा आउटपुट डिवाइस है, पहली डिवाइस का हमने एक्सप्लेनेशन देखा मॉनिटर का। देन उसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया है किसका किसका एक्सप्लेनेशन किया है आपका, तो प्रिंटर का। प्लॉटर मैंने आप लोगों को क्लियर कर ही दिया है सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 2 टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। पहला था आपका इनपुट डिवाइस और दूसरा टॉपिक था आपका, वो था आपका आउटपुट डिवाइस का। अब हम लोग बात करते हैं कि सर
इनपुट डिवाइस हो चुकी हैं, आउटपुट डिवाइसेस हो चुकी हैं। हम लोग अभी किस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं कंप्यूटर में? तो मैंने आप लोगों को बताया था दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट का कॉम्बिनेशन होता है। पहला पार्ट होता है हमारा सॉफ्टवेयर, देन दूसरा पार्ट होता है हमारा हार्डवेयर। तो हम लोग जो पॉइंट लेकर चल रहे हैं, हम लोगों ने पहला सेक्शन पहले क्लियर करना चाहा है। वो पॉइंट कौन सा है सर हमारा? तो वाला पॉइंट है हमारा कौन सा वाला? हार्डवेयर वाला पॉइंट। हमने उसमें दो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं कंप्लीटली। पहला पॉइंट था हमारा इनपुट डिवाइस का, दूसरी चीज़ थी हमारी आउटपुट डिवाइस। तीसरी चीज़ है हमारी मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी मैनेजमेंट पहले स्टार्ट करने से पहले मैं एक पॉइंट पे आप लोगों को आऊँगा कि सर इनपुट डिवाइस में हम लोगों ने एक पॉइंट डिस्कस नहीं किया था। वो पॉइंट कौन सा था भाई आपका? कि सर इनपुट डिवाइसेस पर हमने जो तीसरा क्वेश्चन देखा हुआ था कि सर उसका वर्किंग मोड कौन सा है, कि हर एक इनपुट डिवाइस आपकी किस वर्किंग मोड पे काम करती है। तो हर एक इनपुट डिवाइस के लिए आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे भी कि मात्र एक इनपुट डिवाइस ऐसी है जो कि CLI मोड पे काम कर रही है। वो डिवाइस कौन सी भाई आपकी? तो वो डिवाइस है आपकी कीबोर्ड। बाकी रिमेनिंग जितनी भी डिवाइसेस रहेंगी सब किस पे वर्क कर रही होंगी? आपकी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मोड पे। आपके वर्किंग मोड दो होते हैं। पहला वर्किंग मोड है आपका CLI। CLI का फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस, या जिसे और बोला जाता है आपका कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, CUI। कमांड लाइन इंटरफेस CLI या कैरेक्टर यूजर इंटरफेस CUI। इस पे वर्क करने वाली डिवाइस का नाम बताइए। तो वो डिवाइस कौन सी है आपकी? तो वो डिवाइस है आपकी कीबोर्ड। देन रिमेनिंग जितनी भी डिवाइसेस आपकी बच रही हैं 16 डिवाइसेस, वो किस पे वर्क कर रही हैं आपकी? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मोड पे। यहाँ तक क्लियर है आपको? चलिए अब मैं बात करता हूँ मेमोरी स्टार्ट करने से पहले। मेमोरी मैनेजमेंट अगर मैं स्टार्ट करूँ तो उससे पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ कि सर हमारे सिस्टम पर, हमारे लैपटॉप पर, हमारे डेस्कटॉप पर, हमारे स्मार्टफोन पर अगर आपका कहीं पर भी डेटा स्टोर हो रहा है तो हम लोग जनरली बोलते हैं कि सर हमारा डेटा कहाँ जाके स्टोर हो रहा है? आपका मेमोरी में जाके स्टोर हो रहा है। ठीक है, ये हम लोग का एक नॉर्मली सोच है कि सर हमारा डेटा कहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है? मेमोरी में जाके स्टोर हो रहा है। बिल्कुल सही भी है कि हमारा डेटा कहाँ जाके स्टोर होता है? मेमोरी में जाके स्टोर होता है। ठीक है, लेकिन क्या आपकी सिस्टम पर मेमोरी अवेलेबल है? क्या आपके सिस्टम पर मेमोरी अवेलेबल है जिसमें आपका डेटा परमानेंटली स्टोर होता होगा? या हमें ऐसा फील हो रहा हो कि सर मेमोरी के अलावा भी कोई ऐसी प्लेसेस होंगी जहाँ पे हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल आपके पास में एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे आपका डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। वो प्लेस होती है आपकी स्टोरेज मीडिया की। वो प्लेस कौन सी होती है आपकी? स्टोरेज मीडिया की। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है हाउ मेनी मेमोरीज आर अवेलेबल इन योर सिस्टम। आपके सिस्टम पर कितने टाइप्स की मेमोरी अवेलेबल हैं? तो हम लोग जनरली बात करते हैं, तो हम लोगों ने अगर थ्योरेटिकल अगर मैं बात करूं तो थ्योरेटिकल में यही बोला जाएगा कि आपके सिस्टम में कितने टाइप्स की मेमोरी अवेलेबल है? सर आपकी 2 टाइप्स की। पहली मेमोरी कौन सी होती है आपकी? प्राइमरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है आपकी? तो वो होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी की अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी मेमोरी में भी कुछ टाइप्स होते हैं। पहला टाइप आता है आपका कौन सा? रैम। दूसरा आता है आपका रोम। और तीसरा आता है आपका कैश मेमोरी। ठीक, सेकेंडरी मेमोरी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। पहली चीज़ तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप पर सेकेंडरी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। सेकेंडरी मेमोरी नहीं होती है। वो एक्चुअल में होता क्या है? आपका स्टोरेज मीडिया, जो हम लोग खुद ही क्रिएट करते हैं अपने सिस्टम पर या आपके लैपटॉप पर, डेस्कटॉप पर, ये हम लोग खुद ही क्रिएट कर रहे होते हैं। किसके थ्रू? तो डिवाइसेस के थ्रू। वो डिवाइसेस कौन सी हो सकती हैं आपकी? तो हो सकता है हार्ड डिस्क हो, फ्लॉपी डिस्क हो, ठीक है, CD हो, DVD हो, ब्लूरे डिस्क हो, पेन ड्राइव हो, माइक्रो SD कार्ड हो। तो ये सब किसका पार्ट है भाई आपका? ये तो ये स्टोरेज मीडिया का पार्ट है। मैंने आपको दो पार्ट्स में आप कैटेगराइज किया हुआ है। पहला पार्ट कौन सा है आपका? मेमोरी वाला, जो कि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किससे? उसे प्राइमरी मेमोरी से। जो सेकेंड वाला पार्ट है उसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किससे? आपका स्टोरेज मीडिया से। स्टोरेज मीडिया से ये पार्ट हम लोग खुद ही, यूज़र खुद ही क्रिएट कर सकता है अपने सिस्टम पे, इसलिए मैं इसे स्टोरेज मीडिया बोल रहा हूँ। जिसके लिए हमें क्रिएट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होंगी आपकी? तो डिवाइसेस की। उसे 3 पार्ट पे हम लोगों ने कैटेगराइज किया हुआ है। पहला होता है मैग्नेटिक डिस्क,
जिसका एग्जांपल हो गया आपका हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क। सेकेंड है आपका ऑप्टिकल डिस्क, जिसका एग्जांपल हो गया आपका सीडी, डीवीडी एंड ब्लू रे डिस्क। और थर्ड है आपका फ्लैश ड्राइव, जिसका एग्जांपल है आपका पेन ड्राइव एंड माइक्रो एसडी कार्ड। इस टाइप से हमने इसे कैटेगराइज किया हुआ है मेमोरी वाले पार्ट पर, ठीक है। देन अब बात आती है कि सर रैम की अगर मैं बात करूं, रैम का फुल फॉर्म सभी लोग आप लोग जानते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी की अगर मैं बात करूं तो रैंडम एक्सेस मेमोरी एक सबसे पहली चीज़ तो पूछी जाती है सर इसके ऑपरेशन। मैंने सबसे पहला पॉइंट अगर आप लोगों ने अगर नोट किया हो सिलेबस में तो मैंने आपको बताया था कि पहला क्वेश्चन किससे पूछा जाता है सर आपसे, तो वो पूछा जाता है या तो आपके एब्रीविएशन पूछे जाते हैं, फुल फॉर्म्स वगैरह पूछे जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है सर उसका नेचर, किस टाइप की नेचर की ये मेमोरी है। और थर्ड पूछा जाता है सर इसका वर्किंग, कि करता क्या है एक्चुअल में। तो पहली चीज़ हम लोग लेकर आ रहे हैं यहाँ पर आपके लिए, पहली मेमोरी लेकर आ रहे हैं वो है आपकी रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या है भाई आपका, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ एरो के थ्रू आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है कि एक पॉइंट एक तरफ लिखा हुआ है मैंने रीड और एक तरफ लिखा हुआ है मैंने राइट। ये क्या है, इसके ऑपरेशन है। रैम आपके लिए दो ऑपरेशन प्रोवाइड कर रहा है, आप डेटा रीड भी कर सकते हो और डेटा राइट भी कर सकते हो। मतलब अगर कहीं पर कोई डेटा रखा हुआ है तो रैम आपको क्या फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रही है कि आप उस डेटा को कम्प्लीटली रीड भी कर सकते हो। तो अगर आपको लग रहा है कहीं पे हमें डेटा में कुछ चीज़ें ऐड करनी है तो आपको ये राइट का भी मोड प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। देन थर्ड एरो पर मैंने लिखा हुआ है इसे मेन मेमोरी। अगर आपसे पूछा जाता है कि सर आपके कंप्यूटर सिस्टम पर, आपके कंप्यूटर सिस्टम पर डेस्कटॉप पर अगर सबसे मेन मेमोरी जो आपकी वर्किंग करती है वो कौन सी है आपकी, तो वो मेन मेमोरी कौन सी है आपकी, तो मेन मेमोरी है आपकी रैम। क्लियर है यहाँ पे आपका, ठीक। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम के थ्रू आपको इसे रिप्रेजेंट किया हुआ है कि पहला पॉइंट लिखा हुआ है मैंने सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंट्रोल नहीं होता है भाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इसका फुल फॉर्म ध्यान से नोट करिएगा। रैम का आपको पता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, HDD हार्ड डिस्क। क्लियर है। अब मैंने क्या किया, CPU से एक रिक्वेस्ट जनरेट की, किसके लिए भाई, कि मुझे कुछ डेटा रखा हुआ है हार्ड डिस्क की D ड्राइव पर, उस फोल्डर का नाम है मूवी, वहां से मुझे एक मूवी प्ले करनी है। तो मैंने रिक्वेस्ट जनरेट की, वो रिक्वेस्ट कहाँ गई आपकी, रैम के पास। अब रैम के पास जब रिक्वेस्ट गई तो रैम में क्या हुआ होगा, कुछ ना कुछ एड्रेसेस होते हैं आपके, ठीक है। वो एड्रेस एक बार मैच होंगे और उस एड्रेस के लिए क्या चली जाएगी, रिक्वेस्ट चली जाएगी किसके पास, हार्ड डिस्क के पास, ठीक है। तो काम कहाँ से स्टार्ट हुआ था सर आपका, CPU से, ठीक है। देन यहाँ पे हम लोग पहले सबकी वर्किंग समझ लेंगे, CPU करता क्या है आपके लिए, तो CPU क्या कर रहा है आपके लिए, डेटा प्रोसेसिंग का काम है। रैम का काम क्या है, डेटा रिक्वेस्ट सेंड करना और डेटा रिस्पॉन्स को आपको ट्रांसफर करना किसे, CPU को एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। और रैम और सॉरी हार्ड डिस्क क्या कर रहा है यहाँ पर आपको, एक डेटा स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा है बस, ठीक है। डेटा क्या कर रहा है, हमें स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा है बस। यहाँ पर क्या है, CPU आपका डाटा प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जा रहा है, रैम क्या कर रहा है आपका, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स करने के लिए यूज किया जा रहा है, और हार्ड डिस्क क्या है यहाँ पर आपका, एक डेटा स्टोरेज एक प्लेस है बस। क्लियर है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ इस वाले डायग्राम को कि एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पर, कि सर CPU से एक रिक्वेस्ट जनरेट की गई, किसके लिए, रैम के लिए। रैम ने उस रिक्वेस्ट को ट्रांसफर किया कहाँ पर, हार्ड डिस्क पे। तो हार्ड डिस्क पे जो डेटा रखा हुआ है उस पर्टिकुलर डेटा के लिए कहाँ से रिक्वेस्ट आई सर आपकी, रैम से रिक्वेस्ट आई। देन रैम से रिक्वेस्ट आई तो कोई ना कोई एड्रेस को लेते हुए वो रिक्वेस्ट आई होगी, वो पर्टिकुलर एड्रेस आपकी कंप्लीटली हार्ड डिस्क पे जाएगा और उस एड्रेस को सर्च करेगा। देन उस पर्टिकुलर एड्रेस पे जाकर वो डेटा को क्या करेगा, रिक्वेस्ट को वहां पे जाके स्टे कर देगा कि सर आपके लिए रिक्वेस्ट आई हुई है। अब वहां से वो डेटा फैच होगा और वापस किसके साथ जाएगा, रैम के साथ, रैम के साथ आएगा। रैम अपने पास डेटा लाने से पहले एक बार उसके एड्रेस को मैच करेगी, फिर डेटा रैम पे आएगा, रैम उसे वापस से एड्रेस मैच करेगा और उसे वापस ट्रांसफर कर देगा प्रोसेसिंग के लिए, कहाँ पर आपका, CPU के पास। तो एक्चुअल में रैम कर क्या रहा है यहाँ पर,
अगर रैम को अगर मैं यहाँ से अगर स्किप कर दूं तो क्या ये प्रोसेसिंग हो सकती है? क्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सारे एड्रेसेस कहाँ पे रखे होते हैं सर हमारे रैम पे, चाहे वो डेटा आपका परमानेंटली स्टोर हो या टेम्परेरी स्टोर हो, सभी की इंफॉर्मेशन कहाँ पर अवेलेबल होती है? आपकी रैम पर अवेलेबल होती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपके सिस्टम पर जो मेनली जो वर्क हो रहा है वो कौन कर रहा है? तो वो काम कर रहा है आपका रैम। हम लोगों ने कई जगह पर डेफिनेशन सुना होगा कि सर प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी। ये डेफिनेशन सर थ्योरेटिकली बहुत अच्छी लगती है और बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं रॉन्ग डेफिनेशन है। रीजन क्या है सर आपका? तो रीजन इसलिए रॉन्ग है कि सर रैम काम कर रहा है आपका मेन मेमोरी का। ठीक है, इसमें आपका रोम भी इन्वॉल्व है, कैश मेमोरी भी इन्वॉल्व है, लेकिन सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट अगर किसी का है तो वो किसका है सर? आपका रैम का। इसीलिए हम लोग पॉइंट ऑफ करते हुए कहते हैं कि सर आपके सिस्टम पर मेन मेमोरी का जो फंक्शन परफॉर्म करेगा वो कौन करेगा आपके लिए? तो वो करेगा आपका रैम, ना कि रोम और कैश मेमोरी। फंक्शनिंग में सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, लेकिन मेन फंक्शन जो परफॉर्म कर रहा है, एड्रेसिंग जो होल्ड कर रहा है, एड्रेसिंग जो अपने अंदर स्टोर कर रहा है, वो कौन कर रहा है भाई आपका? तो वो कर रहा है आपके लिए रैम। इसीलिए आपके सिस्टम पर मेन मेमोरी कौन सी होगी आपकी? वो होगी आपकी रैम, ना कि रोम और ना ही आपकी कैश मेमोरी। क्लियर है यहाँ तक आपका? चलिए अब हम लोग देखते हैं रैम के भी होते हैं कुछ टाइप्स। टाइप्स ऑफ रैम की अगर मैं बात करूं तो एक टाइप होता है आपका एस रैम और एक होता है आपका डी रैम। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए रैम से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब जब से टाइप्स ऑफ रैम को एग्जामिनर ने पॉइंट ऑफ किया हुआ है तो अब रैम से उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जितना आपका इसके टाइप्स पे फोकस है। तो जनरली अगर मैं बात करूँ तो टाइप्स तो हमारे पास में नाम से ही समझ में आ रहा है। एस रैम मतलब क्या है आपका? स्टैटिक रैम। डी से आपका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है आपका किसका? तो डायनामिक रैम का। ठीक है, अब मैं बात करूं स्टैटिक की तो स्टैटिक मतलब क्या होता है आपका? कांस्टेंट। और डायनामिक मतलब क्या होता है आपका? तो वेरिएबल चेंजेबल। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब मैं बात करता हूं कि यहाँ पर मैंने एक स्पेलिंग लिखी हुई है डाटाबेस। अगर मैं डाटाबेस आप लोगों के लिए सही लिखा हुआ है मैंने कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, डाटाबेस को अगर मैं डाटा बोस कर दूं, डाटाबेस की स्पेलिंग में जाकर अगर बी ए की जगह मैं बी ओ कर दूं तो डाटा बोस बन गया वो आपका। ठीक है, अब मैंने उस डाटा बोस को क्या किया, एक उसमें कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, कोई एक्शन परफॉर्म कर दिया। कंट्रोल प्लस सी किया तो कंटेंट कॉपी होगा, या कंट्रोल प्लस एक्स किया तो कंटेंट कट होगा। ठीक है, कट एंड कॉपी होने के बाद आपका डेटा किस प्लेस पे जाके स्टोर हो जाता है? उस कंपोनेंट का नाम क्या है भाई आपका? तो उस कंपोनेंट का नाम है आपका क्लिपबोर्ड। कंपोनेंट का नाम क्या है आपका? क्लिपबोर्ड। ठीक, अब जैसे ही मैंने जब कट एंड कॉपी किया डेटा तो आपका डेटा कहाँ जाके स्टोर हो गया सर? आपका क्लिपबोर्ड पे जाके स्टोर हो गया। अब क्लिपबोर्ड पे कैसा डेटा स्टोर हुआ सर आपका? तो जैसा यहाँ से हमने डेटा कॉपी किया था, मतलब कि मैंने डेटाबेस की स्पेलिंग को क्या कर दिया था? डेटाबेस कर दिया था। तो जैसे ही डेटाबेस को आपने कॉपी किया तो वो डेटाबेस कहाँ जाके स्टोर हो गया आपका? क्लिपबोर्ड पे जाके स्टोर हो गया। ठीक है, अब क्लिपबोर्ड पर जो डेटा रखा हुआ है, क्या हम उस डेटा पे चेंजेस कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हैं। क्यों? डेटा पे चेंजेस तब होगा जब हम उस डेटा को कहीं क्लिपबोर्ड से उठाकर कहीं पे अदर जगह पे जाके क्या करेंगे? पेस्ट करेंगे। लेकिन हमने डेटा प्लेस किया कि यहाँ पर आपका नहीं किया हुआ है। अभी भी आपका डेटा कहाँ पे रखा हुआ है सर आपका? तो वो रखा हुआ है कहाँ पर आपका? क्लिपबोर्ड पे रखा हुआ है। ठीक है, अब क्लिपबोर्ड पे जब डेटा रखा हुआ है आपका तो डेटा पे चेंजेस नहीं हो रहे हैं, मतलब कि जहां पर ऐसी प्लेस जहां पर हम कोई डेटा पे चेंजेस नहीं कर सकते हैं वो प्लेस कौन सी कहलाएगी सर आपकी? वो प्लेस कहलाएगी सर आपकी स्टैटिक प्लेस। ठीक है, और डेटा भी कैसा बन जाएगा आपका वहां पर? तो स्टैटिक डेटा बन जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि सर क्लिपबोर्ड डेटा स्टोर करने के लिए किस रैम का यूज करता है? क्लिपबोर्ड डेटा स्टोर करने के लिए किस रैम का यूज कर रहा होता है? तो जब भी आप लोग याद रखें कि सर जहां पे वर्ड रैम आ रहा है, रोम आ रहा है, तो ये किस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है सर? आपका हार्डवेयर वाले पार्ट को। हम लोग ये कभी नहीं बोलेंगे कि सर हमने डेटा
स्टोर किया हुआ है मेमोरी में, तो रैम एक मेमोरी है, रोम एक मेमोरी है। सर रैम आपका एक हार्डवेयर है, रोम भी आपका क्या है, आपका एक हार्डवेयर है। हम लोग हमेशा ये बोलेंगे कि सर हमने कहाँ पे जाके डेटा स्टोर किया हुआ है, तो हम लोगों ने हमेशा डेटा जाके स्टोर किया हुआ है सर एड्रेसेस पर। हम लोग डेटा कहाँ स्टोर कर रहे होते हैं, आपका एड्रेसेस पर, किसी स्टोरेज प्लेस पर जाके हमने डेटा स्टोर किया हुआ है, ना कि हमने रैम पर डेटा स्टोर किया हुआ है, और ना ही हमने डेटा कहाँ पे स्टोर किया हुआ है, रोम पे स्टोर किया हुआ है। ठीक है, तो रैम यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर, आपका एक हार्डवेयर वाले पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपसे पूछा गया था कि सर क्लिपबोर्ड डेटा स्टोर करने के लिए किस रैम का यूज करता है, तो रैम को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, आपका हार्डवेयर वाला पार्ट, इसीलिए हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या, कि क्या यूज होगा यहाँ पर, आपका स्टैटिक रैम, एस रैम का यूज करेगा। ठीक, अब थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा और मैंने उसे घुमा दिया है कि सर क्लिपबोर्ड डेटा स्टोर करने के लिए किस मेमोरी का यूज कर रहा है। देखिए पहले मैंने क्या पूछा था आपसे कि सर क्लिपबोर्ड डेटा स्टोर करने के लिए किस रैम का यूज कर रहा है, रैम किसे रिप्रेजेंट कर रहा था, आपका हार्डवेयर वाला पार्ट, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, आपका स्टैटिक रैम। देन उसके बाद मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि सर क्लिपबोर्ड डेटा स्टोर करने के लिए किस मेमोरी का यूज कर रहा है, तो मेमोरी कौन सी जाएगी आपकी, ये मेमोरी जाएगी आपकी कैश मेमोरी। क्लियर है यहाँ पे आपका। यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन क्रिएट किए, क्लिपबोर्ड डेटा स्टोर करने के लिए किस रैम का यूज कर रहा है, तो स्टैटिक रैम। ठीक है, देन क्लिपबोर्ड डेटा स्टोर करने के लिए किस मेमोरी का यूज कर रहा है, तो वो मेमोरी कौन सी जाएगी आपकी, तो कैश मेमोरी। अब आपका डेटा कहाँ पे रखा हुआ है सर, आपका क्लिपबोर्ड पे। क्लिपबोर्ड से अगर मुझे डेटा एक्सेस करना है, तो क्लिपबोर्ड से अगर मैं डेटा एक्सेस करूंगा तो किसके थ्रू कर पाऊंगा, कंट्रोल प्लस वी के थ्रू। तो कंट्रोल प्लस वी से जैसे ही मैंने डेटा स्टोर एक्सेस किया हुआ है, तो डेटा किसी अदर प्लेस पे जाके क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। जैसे ही अदर प्लेस पे जाकर डेटा प्लेस होता है, तो वो किस पे आ गया, अब आपका तो अदर प्लेस पर आ गया। अब वहां पे आपके लिए चेंजेबल वेरिएबल वाले फंक्शन क्या हो गए, आपके एक्टिव हो गए, होते हैं नहीं होते हैं, हो जाते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, उसे मॉडिफाई कर दिया और उस स्पेलिंग को कर दिया क्या, करेक्ट। तो डेटा बेस को बना दिया मैंने क्या, डेटा बेस। क्लियर है यहाँ पे, डेटाबेस बना दिया, क्लियर हो गई वो चीज़ आपकी। अब डेटाबेस जैसे ही बना आपका, तो उसके बाद हुआ ये कि सर हमने वहाँ पे क्या परफॉर्म कर दिया, चेंजेबल और वेरिएबल वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया है। अब चेंजेबल वेरिएबल वाला फंक्शन हमें कहाँ पे प्रोवाइड हो रहा होता है, किस रैम में प्रोवाइड हो रहा होता है आपका, तो ये हो रहा होता है हमारा कहाँ पर, डायनामिक प्लेस पर। और डायनामिक प्लेस पर हो रहा है मतलब कि वो रैम कौन सी हो गई आपकी, वो हो गई आपकी डायनामिक रैम। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि आपके सिस्टम पर लॉजिकली जनरेटेड मेमोरी कौन सी है सर आपकी, तो लॉजिकली जनरेटेड मेमोरी कौन सी है आपकी, स्टैटिक रैम। आपके सिस्टम पर फिजिकली अवेलेबल ये रैम अवेलेबल नहीं है। अगर आप लोग जाते हैं मार्केट, जाते हैं और मार्केट में जाके आपने बोला कि सर मुझे 2 GB की एक स्टैटिक रैम दे दीजिए, तो मार्केट में जो बैठा हुआ जो बंदा है, अगर उसे नॉलेज होगी, तो ऊपर से नीचे एक बार आपको स्कैन कर लेगा और देख लेगा कि भैया ये ठीक ठाक है या नहीं है, कहीं कोरोना पॉजिटिव तो नहीं आ गया। क्लियर है ना, कि कोरोना हो गया हो तो शायद तो स्टैटिक वाली चीज़ें आ गई हों, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, स्टैटिक नाम की कभी भी कोई मार्केट पर चीज़ें अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो हम लोग स्टैटिक रैम मार्केट से परचेज नहीं कर सकते, वो लॉजिकली क्रिएट होगी जब हम लोग कुछ ऐसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं आपके सिस्टम पर, जिससे कि वो मेमोरी आपकी इंटरनली क्रिएट हो जाती है, लॉजिकली जनरेटेड होगी और ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय भी हो जाएगी। ऐसा नहीं कि वो बनी रहेगी वो चीज़, जैसे ही वो टास्क हमारा कंप्लीट हुआ, जैसे ही वो फंक्शन अगर कंप्लीट होता है, तो वो मेमोरी ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय भी हो जाती है। ठीक है, तो ये लॉजिकली जनरेटेड मेमोरी कौन सी हुई हमारी फर्स्ट, वो हो गई आपकी स्टैटिक रैम। ठीक, जो आपके सिस्टम पर फिजिकली अवेलेबल है, प्रैक्टिकली अवेलेबल है, वो मेमोरी कौन सी है आपकी, तो वो हो गई आपकी, या कौन सी रैम है आपकी, वो तो वो हो गई आपकी डायनामिक रैम। क्लियर है। ठीक, अब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सर जनरली अगर यूजर किसी भी सिस्टम पर कोई ऑपरेशन या कोई टास्क को इनिशिएट कर रहा होता है, तो इनिशियल लेवल पर वो किस रैम पे काम कर रहा होता है। इनिशियल लेवल पर अगर यूज़र ने कोई टास्क आपके सिस्टम पर क्रिएट किया हुआ है, तो इनिशियल लेवल पर किस स्टेज पे वो या किस रैम पे वो काम कर रहा है, तो वो रैम होगी सर आपकी डायनामिक रैम। याद रखिएगा कि सर जब भी हमने कोई सिस्टम पर कोई स्पेस जनरेट की हुई है या कोई टास्क जनरेट किया हुआ है,
तो हम लोग किस रैम पे काम कर रहे हैं आपका, तो डायनामिक रैम पे, ना कि स्टैटिक रैम पे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी हमने अपने सिस्टम पर कोई टास्क इनिशिएट किया हुआ है वो किस पर होगा भाई आपका, तो डायनामिक रैम पर। क्लियर है ये चीज़ आपकी? ठीक। रीज़न क्या है कि सर मैंने आप लोगों से बोला कि सर एक हमें एप्लीकेशन टाइप करनी है लीव के लिए, हालांकि लीव अभी चल रही है कोविड-19 की वजह से, लेकिन फिर भी आपसे बोला जा रहा है कि एक लीव की एप्लीकेशन लिखिए। तो हमने क्या किया, टाइप करना स्टार्ट किया सिस्टम पर, तो हमने टू द प्रिंसिपल या टू द डायरेक्टर लिखा। अब बाई चांस प्रिंसिपल की स्पेलिंग हमसे मिस्टेक हो ही जाती है, और प्रिंसिपल की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो हम लोग उसे एट ए टाइम करेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। मतलब कि जहां पर करेक्शन, मॉडिफिकेशन, वेरिफिकेशन का हमारे पास में क्या हो, राइट हो, उस प्लेस को हम लोग क्या बोलेंगे, डायनामिक प्लेस। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जब भी आपके सिस्टम पर कोई भी यूज़र ने कोई टास्क जनरेट किया होगा तो किस रैम पर जाके स्टार्ट होगा भाई आपका, वो होगा आपका डायनामिक प्लेस पे। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हुआ? तो आज हम लोग यहीं पे अपना टॉपिक को स्टे करते हैं। ठीक है, कि हमने मेमोरी मैनेजमेंट स्टार्ट किया हुआ है। मेमोरी मैनेजमेंट में हमने आपने देखा कि आपके सिस्टम पर टू टाइप्स की मेमोरी होती हैं, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। लेकिन मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ कि आपके सिस्टम पर सेकेंडरी मेमोरी नाम की कोई मेमोरी नहीं होती है। लेकिन एग्जाम में जब भी आपसे पूछा जाएगा, थियोरेटिकली आंसर आपको टिक करना है कि आपके सिस्टम पर कितने टाइप्स की मेमोरी है, तो वो है आपकी टू टाइप्स की। पहली मेमोरी होगी आपकी प्राइमरी मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी होगी आपकी कौन सी, तो सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में हमने पढ़ लिया आज क्या आपका पढ़ा हुआ है, क्या, रैम, और रैम के टाइप्स ऑफ रैम। ठीक है, हमने स्टैटिक रैम को भी अच्छे से समझा हुआ है और डायनामिक रैम को भी समझा हुआ है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे रोम से। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।